हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि संसाधन क्या होता है, और हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि संसाधन का जो है सो वर्गीकरण कितने भागों में हमने किया था। थोड़ा उसका आज रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, संसाधन पढ़ा था, ठीक है। और उसमें संसाधन पढ़ा था, और संसाधन क्या होता है इसके बारे में जाना था। तो उसमें हमने समझा था कि संसाधन जो है सो मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने वाले वैसे चीजें, मानवीय आवश्यकताओं की जो पूरा करते हैं वो क्या है हमारा संसाधन है। मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। इसके बाद हमने जाना था कि संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण में हमने जाना था कि जो है संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें हमने पहला पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद हमने पढ़ा था उपयोगिता के आधार पर, और उसके बाद हमने पढ़ा था जो है सो आपका स्वामित्व के आधार पर, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था विकास के आधार पर। हम लगभग संसाधन को समझ चुके हैं, और संसाधन का जो चारों प्रकार है उसको हम खत्म कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन हम किस प्रकार से करेंगे इसको हम समझेंगे। तो हेडिंग डालिए संसाधन का नियोजन। संसाधन नियोजन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संसाधन संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम संसाधनों का संसाधनों का संसाधनों का विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है, कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे हमारे पास में कोयला है, तब इसका मतलब ये नहीं कि अब कोयला के खान में से कोयला को निकाले जैसे मन हो तैसे उसको जला दिए। उसको नियमित रूप से हमको उपयोग करना है कि किस प्रकार से हम उसका उपयोग करें कि प्रदूषण कम हो, किस प्रकार से उपयोग करें कि उसका भंडार संचित रहे, उसको ज्यादा घाटा नहीं हो, किस प्रकार से हम उसका उपयोग करें कि हमारा पर्यावरण जो है स्वच्छ रहे। तो जो भी हम करेंगे संसाधनों का हम जैसा भी उपयोग करेंगे, लेकिन उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि जो है पैसे की लालच में, किसी और चीज के लालच में उसको अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को चाहे लाभ पहुंचाए चाहे हानि पहुंचाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वो मूर्खता होगा हमारे लिए। तो संसाधन नियोजन किसे कहेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे हमारे पास में कोयला है तो उसका हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। जैसे झारखंड से कोयला निकला, तब ये नहीं कि वहां पर एक खान मिला, ये नहीं कि वहां के व्यक्ति को बिना मुआवजा दिए ही कोयला निकाल लें और उसका अंधाधुंध उपयोग करते जाएं। हम लोग को भी चाहिए कि कोयला से धीरे धीरे दूसरे एनर्जी पर भी हम शिफ्ट हो। इसके बारे में भी हमें आगे जाकर चलना होगा, तभी हम कोयला छुटकारा भी पा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं संसाधनों का कैसा उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, अंधाधुंध दोहन नहीं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। इसके बाद हम समझेंगे, देखिए जैसे जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर कोयला प्रचुर भंडार है, फिर भी यहाँ के एरियाओं को विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि यहाँ का जो जितना भी कोयला है ये निकाल करके दूसरे राज्यों की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर ये कोयला चले जाते हैं, वहां पर ले जाया जाता है, और यहाँ पर फैक्ट्रियां कम लगाई गई है, जिससे कारण से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। अब ये बहुत सारा न्यूज खबरों में चल रहा था, क्या जो कोयला जो निकाला जाता है तो नीचे सुरंग बन जाता है, जिससे धरती धंसने का चांस रहता है। तो
बहुत सारा ऐसा मामला झारखंड में होते रहता है जो भी इसका दुरुपयोग है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कोयला संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसको हम लिखेंगे, जैसे देखिए आपका झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहां पर जो है तो कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में है। कोयला का क्या है, प्रचुर भंडार है। कोयला एवं खनिज का, खाली कोयले का ना, दूसरा खनिज का भी भंडार है। कोयला एवं खनिज का प्रचुर भंडार है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहाँ विकास नहीं हुआ। ये संसाधन नियोजन के मानकों को अच्छे तरीके से नहीं दर्शा रहा है। वैसे देखिए, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, जो आपका जो है मानसरोवर झील से निकलता है, और निकलते हुए वो जो है तिब्बत से होते हुए हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। लेकिन वहां पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी उसको जो है तकनीकी उपलब्धता उतना नहीं हो पाया है। वहां पर सरकार को वहां पर चाहिए कि वहां पर पावर प्लांट लगाए, बांध बनवाए, और जिसकी वजह से वहां बिजली का उत्पादन हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वो जल संसाधन के रूप से खूब संपन्न है, लेकिन तकनीकी अभाव में वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए वहां संसाधन नियोजन की जरूरत है। इसको भी हम लिखेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसमें जल बहुत ज्यादा है। अपना बिहार देख लीजिए ना, अपने बिहार में पानी खूब बाढ़ आता है। सरकार चाहे तो इसको रोक सकता है, बड़े बड़े बांध बना करके। जब यूज जो है अरल सागर जैसे महासागरों को सुखा, अरल सागर को सुखा सकता है, तो हमारा एक छोटा सा कोसी नदी है, इसको क्यों नहीं हम रोक सकते हैं। लेकिन सरकार उतना प्रयास इस पर कर नहीं रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाया है। इसको लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण इनका विकास नहीं हो पाया है। लेकिन तकनीकी अभाव के कारण क्या हुआ है, इनका विकास ही नहीं हो पाया है। अब प्रचुर मात्रा में रहे, इससे क्या मतलब है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण विकास नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उसका विकास नहीं हो पाया। वैसे ही आपका राजस्थान देखिए, वहां पर सौर संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है वहां पर अगर लगाएं, पवन चक्की लगाया जाए, सोलर पैनल लगाया जाए। अभी लगाया भी गया है, जो है आपके जो है सो थार मरुस्थल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। वहां पर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा असीम संभावना है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो राजस्थान क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप से, आर्थिक रूप पवन ऊर्जा के रूप से है सो संपन्न है। लेकिन वहीं देखे तो वो जल संसाधन के रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जल संसाधन के रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान जो है आपका, राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या है, राजस्थान में जो है सो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा किसे बोलेंगे, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होगा उसे सौर ऊर्जा, जो पवनों से प्राप्त ऊर्जा होगा उसे पवन ऊर्जा। पवन मतलब क्या, हवा, जो हवा से प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा। जो हमारे सौर से प्राप्त होगा, सूर्य से प्राप्त होगा, उसे क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा हम बोलेंगे। तो क्या होगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप से क्या है, ये बहुत ज्यादा संपन्न है, बहुत ज्यादा संपन्न है। वहीं देखा जाए तो ये राजस्थान जो है, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर संसाधन नियोजन की तरीका का अगर हम अपनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होना चाहिए जो है सो पानी की उपलब्धता यहाँ कराई जाए,
और यहाँ से जो है सो सौर ऊर्जा जितना बन रहा है जो एक्स्ट्रा है उसको दूसरे राज्यों में भेज दिया जाए, इससे क्या होगा, संसाधन नियोजन हो जाएगा और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी कमी है, जल संसाधन की बहुत ज्यादा कमी है। और अधिकता किसकी है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की। जल संसाधन की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है, जल संसाधन की क्या है, कमी है। उसके बाद हम चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में क्या है कि जो है शीत मरुस्थल, लद्दाख क्या है, शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का मतलब क्या, सूखा। शीत मरुस्थल का मतलब है जहां पर जो है ठंडियां होगी, ठंडी खूब ज्यादा होता है वहां पर, ठंडी कड़ाके का ठंड पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहां पर कोई वनस्पति नहीं पाया जाएगा, कोई पेड़ पौधा नहीं रहेगा। तो ऐसा स्थान जो होता है, कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, पहाड़ है सिर्फ, इसे क्या बोलेंगे, शीत मरुस्थल बोलेंगे। ऐसा जो जगह है इसे वो क्या बोलेंगे, हम शीत मरुस्थल बोलेंगे। लेकिन वो शीत मरुस्थल है, फिर भी उसका जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा संस्कृति रूप से क्या है, संपन्न है लद्दाख। वहां पर सोनुक वांगचुक का आप नाम सुने होंगे, जो वहां की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। थ्री इडियट नामक फिल्म भी आया था, तो उसी का ही लिखा हुआ था, जिसमें आमिर खान ने डायलॉग, जिसमें आमिर खान ने एक्टिंग किया था। तो हमने क्या समझा कि राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप से तो संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। और लद्दाख में क्या है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, लद्दाख शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। लेकिन फिर भी ये क्या है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, वहां पर कल्चरल हेरिटेज जैसे बहुत ज्यादा मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से क्या है, संपन्न है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न, सांस्कृतिक रूप से संपन्न है। तो अभी तक ने हमें क्या क्या समझा कि संसाधनों का नियोजन समझा हमने, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जहां पे हमें खनिज संपदा मिले और उसका हम अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, तो वो विवेकपूर्ण नहीं है। तो विवेकपूर्ण क्या है, जहां पर जो चीजें हमें मिले उसका नियमित तौर पर हमें उपयोग करना चाहिए, कि जो आने वाली भविष्य पीढ़ी है उसके लिए भी हमको बचा करके रखना चाहिए। हमें ऐसे संसाधनों पर भी शिफ्ट होना पड़ेगा जो नवीकरणीय है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है, जैसे अभी सरकार का जो योजना है पीएम सूर्य घर योजना, जो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके मदद से आप क्या है, 1-1.5 लाख आपको रुपया मिलेगा, जिसकी मदद से आप सोलर पैनल लगा सकते हैं अपने घर पर। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि फिर आप जो है सो, जहाँ आपके घर में कनेक्शन गया है बिजली का, उसके साथ उसको जोड़ दीजिए, आप जितना उपयोग किए वो आपका, और जो बचा वो सरकार का, वो ट्रांसफर में फिर चला जाएगा। तो उतना बेनिफिट होगा, लेकिन उतना भी नहीं रहता है। लेकिन देश के तौर पर देखा जाए, राष्ट्र के तौर पर देखा जाए, तो व्यक्ति को उतना फायदा नहीं है, लेकिन राष्ट्र के तौर पर बहुत ज्यादा फायदा है, सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा, यानी सभी मानवों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। जैसे देखिए झारखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला प्रचुर, कोयला और खनिज बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर इसका फैक्ट्रियों का विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण से है ये राज्य जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है। वहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाए, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इससे क्या होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा, यानी संसाधनों का बहुत अच्छे से नियोजन होगा। उसके बाद हम समझते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज्यादा है। चीन ने भी अपना जो है डैम जो है सो तिब्बत में बना रखा है, तो भारत को भी चाहिए अपना एक डैम जो है अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से बड़का बनाया जाए, जिससे क्या हो, वहां पर बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन हो और अरुणाचल प्रदेश जगमगा जाए, खूब वहां पर बिजली पैदा हो, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बढ़िया से बिजली सप्लाई मिल सके, तो उसका बढ़िया से हम उपयोग कर लेंगे। उसका क्या हो जाएगा, तो फिर संसाधनों का बेहतरीन तरीके से उपयोग हो जाएगा, तो इसे ही क्या बोलेंगे, संसाधन नियोजन बोलेंगे। उसके बाद हम चले राजस्थान पर, जैसे जहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन वहां पर जल संसाधनों की कमी है। अब ये तो पाकिस्तान के भारत के बीच में जो है ऑपरेशन सिंदूर चला था, भारत ने जो है सो
सिंधु जल समझौता को है सो खत्म कर दिया, तो भारत को चाहिए कि वहां पर एक बेहतरीन सा डैम बनाए और जितना भी पानी है राजस्थान को वनस्थलों में भेज दे, जिससे क्या होगा, राजस्थान में जो पानी की किल्लतें हैं वो दूर हो जाएगी। ये संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख शीत मरुस्थल है लेकिन वो क्या है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न है। तो हमने यहां तक समझ लिया है संसाधनों का नियोजन। अब हम समझेंगे भारत में संसाधनों का नियोजन हम किस प्रकार से करें, कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, इसका क्या क्या प्रक्रम है जिसके मदद से हम संसाधनों को बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग कर सके, बेहतरीन से बेहतरीन उसका नियोजन हो सके, सभी को सुखी संपन्न बना सके। संसाधनों का मतलब ही क्या है, अगर संसाधन बहुत ज्यादा है, अगर उसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर आपके पास में बहुत ज्यादा संसाधन हो, कोहिनूर हीरा हो, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब आपका विकास ही नहीं हो पाए। जैसे देखिए अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश में क्या है, वहां पर संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन फिर भी वहां पर बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, जिससे संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया। तो वहां पर क्या है, अभी भी गरीबी है, गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं पर व्याप्त है, उसे इसलिए उसे अंध महादेश भी कहा जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, और विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, संसाधनों का नियोजन ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब हम समझेंगे, आप यहां तक समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन के कौन कौन से प्रक्रम है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाएं जिससे देश में संसाधनों का बेहतरीन से बेहतरीन नियोजन हो सके, जो मानव है, जो व्यक्ति है, देश की जो जनता है, उसका जीवन स्तर जो है सो ऊंचा हो सके, तो उसको भी हम समझेंगे। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में किस प्रकार से संसाधन का अगर नियोजन हम करें, संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से उसका उपयोग हो, किस प्रकार से उसको हम बांटे कि उसका बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग हम कर सके, जिससे हम हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, मानवों को बेनिफिट हो सके, पर्यावरण को बेनिफिट हो सके, तो उसको हम समझेंगे। तो पहला हम लिखेंगे, जितना भी संसाधन है हमारे देश में, जितना भी संसाधन है उसका एक बार सर्वे होना चाहिए, उसका एक बार क्या होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और उसके बाद जितना भी हम सर्वे कर लिए, सर्वेक्षण उपरांत उसका हम क्या करेंगे, मानचित्र तैयार कर लेंगे, कहाँ कहाँ संसाधन, कौन कौन से संसाधन है। झारखंड में कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में है, और कौन कौन से संसाधन झारखंड में बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार में अभरक है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोयला है, जैसे पश्चिम बंगाल में कोयला का प्रचुर भंडार है, जैसे देखा जाए केरल में थोरियम का बहुत ज्यादा, केरल में सॉरी केरल में देखा जाए तो वहां पर यूरेनियम का बहुत ज्यादा भंडार है। तो ऐसे ही संसाधनों को, जितना भी देश में संसाधन है, तो उस सब का क्या करना चाहिए, सर्वेक्षण कराना चाहिए। और सर्वेक्षण कराने के बाद क्या होना चाहिए, उसका एक मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए, और मानचित्र तैयार करके यह आकलन करना चाहिए कि कहां पर संसाधन ज्यादा है, कहां पर कम है। जहां पर ज्यादा है बहुत बढ़िया, वहां से संसाधनों को थोड़ा सा संसाधन लेकर के दूसरी जगह पर भी शिफ्ट कर देना चाहिए उसको। क्यों, क्योंकि दूसरा जो है संसाधन रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको भी सबल बनाया जा सके, वो भी आगे बढ़ सके। तो इसको हम समझेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए देश को, सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन नियोजन के प्रक्रम क्या है, इसको समझेंगे। इसमें पहला स्टेप हम समझेंगे, सबसे पहले लिखिए संसाधन नियोजनों का प्रक्रम। इसमें पहला स्टेप हम समझेंगे संसाधन का नियोजन हम किस प्रकार से करेंगे। संसाधन नियोजनों का, संसाधन नियोजन का प्रक्रम, कि संसाधन नियोजन हम किस प्रकार से करें कि हमारे राष्ट्र को बेनिफिट हो, हमारे राष्ट्र को जो है ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, हमारे राष्ट्र जो है आगे बढ़े, हमारा बिहार राज्य, यहाँ पर संसाधन किस प्रकार से हम उपयोग करें कि हमारा बिहार भी आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, देश के विभिन्न प्रदेशों में, देश के विभिन्न
विभिन्न प्रदेशों में, भारत में 28 राज्य है, सभी जगह देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराना, संसाधनों की पहचान कर कि कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, हीरा कहाँ है, इसकी पहचान कर देश के विभिन्न प्रदेशों का मतलब क्या, राज्य, जो देश के अंदर जो भी राज्य हैं, जैसे बिहार है तो बिहार को क्या बोलेंगे, बिहार एक प्रदेश है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ भी क्या एक राज्य है, उसको क्या बोलेंगे, प्रदेश बोलेंगे। तो क्या होगा, देश के विभिन्न प्रदेशों में यानी विभिन्न राज्यों में संसाधनों की पहचान कर देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के बाद क्या करेंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे। तो यह लिखेंगे, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर सर्वेक्षण कराना, सर्वेक्षण कराना। ये पहला चीज हो गया। जब सर्वेक्षण हो गया मतलब जिसमें जितना भी संसाधन था उसको हम सब ने देख लिया कि झारखंड में क्या था, बिहार में क्या था, उत्तर प्रदेश में क्या था, छत्तीसगढ़ में क्या था, तमिलनाडु में क्या था, केरल में क्या था, महाराष्ट्र में क्या था। इसको अगर हम देख लिए, इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, जहां जहां भी संसाधन है उसका एक मानचित्र तैयार करें। क्या तैयार करें, मानचित्र। अगला लाइन हम वही लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या, सर्वेक्षणोपरांत। सर्वेक्षणोपरांत का मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण के बाद, लिखेंगे सर्वेक्षणोपरांत यानी सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षणोपरांत यानी सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना, क्या तैयार करेंगे, मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों की गुणवत्ता। कोयले है तो कोयला किस प्रकार का है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है। सोना है तो सोना किस प्रकार का है, हीरा है तो हीरा कितने कैरेट का है, कितना वो बढ़िया है। एक बात और समझ लीजिए, जब आप सब जो हीरा देख रहे हैं उसको तराशा गया है, उसको बहुत अच्छे से हमने तराशा है, तब आज उतना वो चमक रहा है। जो हीरा होता है वो भी कोयले का ही तरह होता है, जो कोयले के खान में ही हीरा की ही प्राप्ति होती है। इसको भी समझ लिए होंगे। तो सर्वेक्षण उपरांत क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रा का आकलन करना। लिखेंगे, सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों की गुणवत्ता, वो किस प्रकार का है, गुणवत्ता एवं गुणवत्ता, गुणात्मक, सॉरी लिखेंगे यहाँ पे गुणात्मक अच्छा शब्द रहेगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन का मतलब भी वही होता है, एस्टिमेट होता है इसका इंग्लिश, आकलन करना। तो क्या होगा, सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन एवं आकलन करना। अब यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इतना कुछ हो गया तो संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप कर देना है। इतना कुछ तो हो गया, तो प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। किस प्रकार से प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, किस प्रकार से व्यक्तियों को ट्रेंड किया जाए। जैसे अगर कोयले खदान में से कोयला को निकालना है तो उसके लिए भी ट्रेंड किया जाएगा कि वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, जिससे कैसे बचना है। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन एवं राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए संसाधन विकास योजनाओं को, लिखेंगे तीसरा,
संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब क्या? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, क्या है उसके पास में? स्किल होना चाहिए, कौशल, प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। संस्था यानी इंस्टीट्यूशनल संस्थागत नियोजन की नियोजनों की रूपरेखा तैयार करना कि किस प्रकार से इस संसाधन को जैसे हम बाहर निकालेंगे, किस प्रकार से इस संसाधन का जैसे हम नियोजन करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करना। अभी तक हमने 3 प्रोसेस कर लिया। पहला प्रोसेस क्या किया था? देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान कराने के लिए क्या होना चाहिए? कराने के लिए सर्वेक्षण करना। जब हम सर्वेक्षण हमने कर लिया तो सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना। मैप में देख लेंगे कहां-कहां संसाधन है और संसाधनों की गुणवत्ता क्या है, यानी कोयला जिस प्रकार से है कि एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है, क्या है और मात्रा कितना है, 10 टन है, 20 टन है, 1000 टन है, लाख टन है। इसके आधार पर क्या करेंगे? मापन या आकलन करेंगे। मापन या आकलन करना। जब इतना कर लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, स्किल यानी कौशल और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। इसके बाद जो है सो चौथा है, जब इतना कुछ कर लिए तो राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना की रूपरेखा तैयार एवं राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य क्या है? समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय विकास योजना जो भी है और संसाधन विकास योजना जो भी है उसके मध्य क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे चौथा, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना, जो संसाधनों का विकास जिस प्रकार से किया जाएगा, यानी संसाधनों का विकास का मतलब ये नहीं समझिएगा कि संसाधन को फिर से बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहाँ है इसकी खोज की जाएगी, फिर उसको निकाला जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। समन्वय स्थापित करना। ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। तो संसाधन नियोजन में हमने क्या क्या पढ़ा? संसाधन नियोजन का प्रक्रम क्या क्या हो सकता है? अगर आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपके इसका जवाब ये दे दीजिएगा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। भाई संसाधन है, इसका क्या पता है? इसकी पहचान करने के हमको सर्वेक्षण करना ही पड़ेगा। जब हमने सर्वेक्षण कर लिया तो उसका मानचित्र हम तैयार कर लेंगे और मानचित्र तैयार करेंगे, फिर देखेंगे कि गुणवत्ता उसमें क्या है क्वालिटी उसमें और क्या है क्वांटिटी, यानी मात्रा क्या है। इसका आधार पर मापन या आकलन हम कर लेंगे कि 10 टन 20 टन कोयला है, क्या है कोयला, कौन से प्रकार का है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, पीट है। जब हम ये सब कर लिए तो संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल नियोजन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जब ये सब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के जैसे मध्य समन्वय स्थापित करेंगे कि राष्ट्र के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही है और संसाधन के विकास की जो भी योजनाएं चल रही है इसके मध्य में क्या करना पड़ेगा? समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो आई होप यहां तक आपने लेक्चर को समझा होगा। तो हम जाते जाते एक और लाइन हम कहना चाहेंगे, जो भी हमारी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, जो भी हमारी जिंदगी में मजबूरियां हैं, तो सभी को हम धीरे धीरे एक ना एक दिन इसको हम खत्म कर देंगे। अपने
ताकत से, अपनी जो हमसे पढ़ाई की क्षमता से, अपने मेहनत से, अपने लगन से। तो लास्ट में एक लाइन कहना चाहेंगे, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जिस प्रकार से आज महात्मा गांधी का जिंदगी लोगों के लिए मिसाल बन चुका है, जिस प्रकार से भगत सिंह का जिंदगी आज लोगों के लिए मिसाल बन चुका है, उस प्रकार से हमारा जिंदगी भी हमारे लिए मिसाल होना चाहिए, दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए। मिसाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके इसको हमको बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।